नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना, यानी कि फिर उद्देशिका या फिर प्रस्तावना की बात करें। क्या बात करनी साथियों? उद्देशिका या फिर प्रस्तावना ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हम लोग अभी ऊपर बाद में जाएंगे। लेकिन पहले समझिएगा कि प्रस्तावना क्या होती है या फिर उद्देशिका क्या होती है। उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, साथियों समझिएगा ये जो उद्देशिका या फिर जो प्रस्तावना है क्या है ये। साथियों इसे एक प्रकार से हम लोग संविधान का परिचय पत्र भी बोलते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का परिचय पत्र इसे कहा जाता है। तो साथियों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी किताब लेकर के आते हैं, जैसे हम लोग कोई किताब लेकर के आए, मान के चलेगा हम लोग कोई साइंस की किताब लेकर के आए, तब जब हम साइंस की किताब लेकर के आते हैं तो साइंस की किताब के पहले ही पेज पर क्या लिखा होता है कि पूरी एक सारणी दे रखी होती है कि इस किताब में ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, इन्हीं चैप्टरों में ये बातें पढ़नी होंगी, हमको पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़नी होंगे। ये सभी मोटी मोटी बातें उस एक पृष्ठ में लिखी हुई होती हैं। जब हम कोई भी किताब लेकर के आते हैं तो अरे हाँ यार, ना लिखी होती, ना लिखी होती, बिल्कुल लिखी होती। वैसे ही हमारी जो किताब संविधान की है, उस संविधान की किताब का जो पहला पेज है उसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना, यानी कि उद्देशिका। जो संविधान में बातें लिखी गई हैं उन्हीं सब बातों को संकुचित मात्रा में प्रियम्बल में लिख दिया गया है, यानी प्रस्तावना में बता दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है साथियों कि जो बातें हमारी प्रस्तावना में बता दी गई हैं उन्हीं सब बातों का विस्तार किया गया है हमारे आगे संविधान में, इन अनुच्छेदों में, भागों में, है ना। उन्हीं सब अनुच्छेद भागों में इन्हीं सब चीज़ों का विस्तार किया गया है जो चीज़ें हमारी प्रस्तावना में लिख दी गई हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये जो प्रस्तावना है हमारी, इसको हम जूस कह सकते हैं, क्रक्स कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं संविधान की। समझ रहे हैं आप साथियों? यदि आप प्रस्तावना को समझ जाते हैं, यदि आप प्रस्तावना को समझ जाते हैं तो आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, हमारा संविधान कहना क्या चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि संविधान के बारे में मोटी मोटी बातें आपको पता चले तो आप एक बार प्रियम्बल को भी देख लें उठा करके, उद्देशिका को देख लें उठा करके। तो साथियों ये जो प्रियम्बल या फिर जो उद्देशिका है, इसका जो आधार है साथियों, इसका जो आधार है, इसका जो आधार है, इसका जो आधार है या फिर जो इसका बेस है वो क्या है? वो वही उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है साथियों? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है साथियों? उद्देश्य प्रस्ताव इसका क्या है? आधार है। और उद्देश्य प्रस्ताव आप सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी, कौन सी बैठक थी साथियों? 5वीं बैठक थी हमारी। और इस दिन हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया गया साथियों। और आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। किसके? प्रस्तावना के रूप में। प्रस्तावना के रूप में साथियों स्वीकार किया गया। किसके रूप में स्वीकार किया गया? तो प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार किया गया। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ये जो प्रस्तावना या फिर जो उद्देश्य का है, ये संविधान का एक प्रकार से क्रक्स होती है, एक प्रकार से आत्मा होती है, फिर एक प्रकार से इंट्रोडक्शन होती है संविधान का। जो मोटी मोटी बातें प्रस्तावना लिख दी जाती हैं उन्हीं सब बातों को पूरा करने का प्रयास किया गया होता है हमारे अगले संविधान के भागों में और उनके अनुच्छेदों में।
तो साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रस्तावना है इसका आधार क्या है, तो इसका आधार क्या है, वही उद्देश्य प्रस्ताव है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की 5वीं बैठक थी, तो उस 5वीं बैठक में हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को अगले महीने में यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। और आगे चलकर के साथियों 26 जनवरी 1950 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार किया गया। बात यहाँ तक क्लियर है साथियों? बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये जो प्रस्तावना है हमारी, ये जो हमारी प्रस्तावना है, इसका विचार कहाँ से लाया गया साथियों? इसका जो विचार कहाँ से लाया गया, इसका विचार कहाँ से लाया गया? विचार, तो इसका जो विचार लाया गया, इसका विचार लाया गया अमेरिका से। कहाँ से लाया गया साथियों? इसका विचार लाया गया कहाँ से? अमेरिका से। इसकी भाषा कहाँ से लाई गई साथियों? इसकी भाषा कहाँ से ली गई? तो भाषा ली गई हमारी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई साथियों? ऑस्ट्रेलिया से हमारी इसकी भाषा ली गई। इतनी बात आप लोग समझ गए? अरे समझ गए ना? समझ गए? ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताऊं कि इस प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण हमारे कथन हैं जो कुछ विचारकों ने कहे हैं। जैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो नानी पालकीवाला ने कहा, है ना। तो ऐसे ही कुछ हमारे क्या हैं, स्टेटमेंट हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा साथियों आप लोग, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन या स्टेटमेंट, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हमारे देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना को, लिखिएगा साथियों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? आत्मा किसने कहा? तो आत्मा जो कहा साथियों, वो किसने कहा? तो वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा साथियों। भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की जो प्रस्तावना है उससे क्या कहा? उसको संविधान की आत्मा कहा। सही है साथियों यहाँ तक? अगला लिखेगा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? दूसरा है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? किसने कहा? तो संविधान को प्रस्तावना का परिचय पत्र किसने कहा? यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो साथियों किसने कहा? नानी पालकीवाला ने कहा। किसने कहा? नानी पालकीवाला ने कहा। नानी पालकीवाला ने हमारा इनको कहा। किसको? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा साथियों। अगला आते हैं हमारे, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्री किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री किसने कहा साथियों?
तो किसने कहा? तो इन्होंने कहा के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी साहब हुआ करते थे। कौन थे साथियों? के एम मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्री कहा साथियों। अगला कहते हैं कि प्रस्तावना को संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या फिर मुख्य नोट किसने कहा? तो अगला कौन सा आता है हमारा? अगला आता है कि प्रस्तावना को संविधान के प्रस्तावना को संविधान के देखिए साथियों, इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले तो आप लोग इन्हें तीनों को समझिएगा। समझ रहे हैं साथियों? आप लोग पहले इसको समझिएगा कि अगला हमारा प्रस्तावना को संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट, ये किसने कहा साथियों? तो ये कहने वाले कौन थे? ये थे अर्नेस्ट मेके ने कहा। तो साथियों, आप लोग ये बात समझ गए होंगे। ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन थे हमारे। कौन कौन से? कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? साथियों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और मतलब कुल मिलाए के बाद देखी जाए तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अति ज़्यादा जो पूछे गए हैं ये वाले पूछे गए हैं। समझ रहे साथियों? और एक बार ये वाला भी यूपी दरोगा में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या फिर जन्मपत्री किसने कहा? तो किसने कहा? के एम मुंशी साहब ने कहा। प्रस्तावना को संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या फिर मुख्य नोट किसने कहा साथियों? तो किसने कहा? किसने कहा साथियों? तो हमारे के एम जानने की कुंजी या फिर मुख्य नोट अर्नेस्ट मेके ने कहा। और किसने कहा कि प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या फिर जन्मपत्री किसने कहा? तो के एम मुंशी साहब ने कहा। साथ ही इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगली बात चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रस्तावना होती है गुरुजी, इसमें लिखा क्या होता है? आपने बताया कि इसमें क्या लिखा होगा? इसमें लिखा होगा कि हमारा जो संविधान है उसका परिचय दे रखा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब इसमें जो बातें बताई गई होती हैं उन्हीं सब बातों को कहाँ पर दिया गया होता है? उन्हीं सब बातों को संविधान में हमारे बताया गया है। यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है, वही स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करी गई है साथियों, वही आपको कहाँ मिल जाएगी? राज्य की नीति तत्व वो मिल जाएगी जा करके। समझ रहे हैं? वही राजनीतिक न्याय की बात करी गई, राजनीतिक न्याय की बात आपको मौलिक अधिकारों में मिल जाएगी साथियों। तो कहीं ना कहीं जिसमें ये प्रस्तावना में जितनी बातें लिख दी गई हैं वही सब बातों को पूरा करने का प्रयास किया गया है संविधान के भागों में और साथियों संविधान के अनुच्छेदों में। चलिएगा, तो प्रस्तावना है क्या हमारी? तो समझिएगा। देखिए साथियों, प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, क्या है हमारी प्रस्तावना साथी? समझिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो साथियों, यह है हमारी प्रस्तावना। कहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी? हम भारत के लोग। क्या शुरुआत हो रही है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। मतलब क्या साथियों? इन तीनों का मतलब क्या है? स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। यानी कि संविधान को स्वीकार करने की तिथि क्या बताई गई है? 26 नवंबर 1949 की तिथि यहाँ पर बताई गई है। समझ रहे हैं साथियों? देखिए सुनिए, कभी कभी क्या पूछ लेता है, संविधान की प्रस्तावना का क्रम पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। कभी कभी देखिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर ऊपर से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी अंदर तो हम चलेंगे, अभी चलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूँ। क्या है हमारी प्रस्तावना का? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या है? एक क्रम है, एक क्रम है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है साथियों? ये एक क्रम है। ये क्या है? एक क्रम है। और इस क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे, क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे सबसे पहले दे देगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणतंत्र। फिर अगला दे देगा कि भाई हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर अगला दे देगा हमारा पंथ निरपेक्ष समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर अगला हमारा देगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या है? एक साथियों क्रम है। ये क्या है? ये क्रम है। तो यहाँ से क्रम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया है साथियों क्वेश्चन। तो यहाँ से एक क्रम से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना था साथियों कि 26 जनवरी 1950 को क्या क्वेश्चन बना था साथियों? क्वेश्चन ये बना था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम क्या था? सही क्रम क्या था? या फिर सही क्रम को अंकित कीजिए। कैसे? 26 जनवरी 1950 को। तो साथियों 26 जनवरी 1950 को क्या था कि 26 जनवरी 1950 को ये जो समाजवादी शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको समाजवादी शब्द दिखाई दे रहा है, पंथ निरपेक्ष शब्द दिखाई दे रहा है साथियों, है ना, और ये आपको जो अखंडता शब्द दिखाई दे रहा है, ये शब्द तीनों शब्द नहीं थे। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया साथियों। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया कब? इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? तो अब क्या होगा भाई? अब पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 की तिथि को राज्य का सही वास्तविक क्रम क्या था? तो लगा लीजिए, हम राज्य क्रम की बात कर रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भाई समाजवादी पंथ निरपेक्ष थोड़ी ना थे 26 जनवरी 1950 को, के थे? नहीं थे ना? अरे नहीं थे। तो साथियों कौन सा आंसर होगा हमारा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे कब जोड़े गए हैं? ये तो गुरुजी 1976 में जोड़े गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों ऐसे, और पूछा भी गया है, पूछा भी गया है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? उन्होंने कहा कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने, यानी कि न्याय कितने प्रकार के दे रखे हैं इसमें? न्याय साथियों 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं। अगला कहता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है? 1 2 3 4 5। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है भैया? 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। 3 प्रकार का न्याय दे रखा है ना। और बात करता है कि तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता कितने प्रकार की दे रखी है? बंधुता हमारी एक प्रकार की दे रखी है। बात करता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समता कितने प्रकार की है भैया? 2 प्रकार की हमारी समता दे रखी है ना। 2 प्रकार की हमारी समता दे रखी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व यानी कि बंधुता का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए, का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। तो साथियों, जिस क्रम में क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसी क्रम में क्या करेंगे? इसका वर्णन करेंगे। जैसे पहले अगर न्याय पूछ लिया तो न्याय कितने हैं? न्याय आपके 3 प्रकार का न्याय है, तो पहले 3 लगाएंगे। अगर स्वतंत्रता पहले पूछ दिया, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुता, तो पहले स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, तो पहले स्वतंत्रता वाला आएगा। उसके बाद न्याय कितना? 3 प्रकार का, समानता 2 प्रकार की और बंधुता हमारा 1 प्रकार का। जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उसी क्रम में आपको इसको अंकित करना है साथियों। तो ये कैसे बनते हैं? हमारे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन साथियों हमारे बन जाते हैं। सही है साथियों। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इसी वीडियो में टॉपिक को खत्म किया जाए। तो चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं कि भैया संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना हम लोगों को पढ़ना क्या क्या होता है। हमने देख लिया कि भैया ऊपर ऊपर से हम लोग क्या है, इसमें 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता, समता दे रखी है ना, और हमारा 1 प्रकार का बंधुत्व यानी भ्रातृत्व दे रखा है। इसमें पढ़ने क्या क्या होता है साथियों, पहले तो हम लोग ये देखेंगे। तो इसमें कुछ मैंने पॉइंट बनाए हैं जो कि हम लोगों को संविधान की प्रस्तावना में पढ़ने होते हैं साथियों। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा साथियों। कोई भी प्रश्न हो, कहीं से भी कहीं तक हो, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो साथियों मैंने इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट बनाए हैं, जैसे 7-8 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। जरा 1 मिनट का इंतजार कीजिए आप लोग। चलिए साथियों, तो इसमें क्या पॉइंट पढ़ने होते हैं हम लोगों को? सबसे पहला हम देखेंगे कि संविधान का स्रोत किसे बताया गया है। इसमें संविधान के स्रोत नंबर 1 देखेंगे। इस प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना में कुछ पॉइंट बनाए हैं हम लोगों ने। जैसे नंबर 1 देखेंगे, संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत यानी कि संविधान का स्रोत किसे माना है इसमें। अगला देखेंगे हम लोग, राज्य की प्रकृति क्या है, यानी कि राज्य की इसमें प्रकृति क्या बताई गई है, यानी कि जो भारत राज्य है उसकी प्रकृति क्या बताई गई है। उसके बाद देखेंगे कि संविधान के उद्देश्य क्या बताए गए हैं। इसमें क्या बताए गए हैं? इसमें संविधान के इसमें उद्देश्य क्या बताए गए हैं साथियों। ये पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे कि ये संविधान का भाग है या नहीं, संविधान का भाग है या नहीं।
है या नहीं, ये हमारा प्रश्न उठेगा। अगला हम लोग देखेंगे कि संविधान के निर्वचन के लिए आवश्यक है या नहीं। संविधान के निर्वचन के लिए महत्वपूर्ण है क्या ये, यानी कि संविधान के निर्वचन के लिए महत्वपूर्ण है क्या। अगला देखेंगे, क्या गुरुजी परिवर्तनीय है, क्या ये परिवर्तनीय है गुरुजी, क्या ये परिवर्तनीय है। नंबर 5 में टॉपिक रहेगा हमारा। अगला देखेंगे लास्ट में, क्या ये संशोधनीय है, संशोधनीय है क्या ये, मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है क्या, संशोधन किया जा सकता है क्या। अगला अंत में लास्ट एक और टॉपिक देख लेंगे हम लोग कि जो प्रस्तावना है, कि जो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना कार्यपालिका या फिर जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका या फिर जो हमारी विधायिका है, इन दोनों को कोई शक्ति प्रदान करती है क्या, कोई शक्ति देती है क्या, या फिर नहीं देती है, या नहीं देती है। शक्ति देती है क्या कोई, या फिर शक्ति कोई नहीं देती है। हम इन बातों पर चर्चा साथियों करते चलेंगे। समझ में आ गई होगी साथियों आप लोगों के, ठीक है। यदि मैं पहली बात करूं तो पहला क्या बताया कि संविधान का स्रोत है। इस सवाल का जवाब साथियों आप लोगों को मिलेगा जहां से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग, कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो हम ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं भारत के लिए। तो कौन, हम भारत के लोग। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हम भारत के लोग। यानी कि संविधान का स्रोत किसे माना है, इसमें जनता को माना है। किसे माना है, जनता को माना है, यानी कि हम भारत के लोगों को माना है। किसको माना है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग साथियों, किसे, हम भारत के लोग या फिर जनता को, हम सब को माना है क्या, संविधान का स्रोत। कि संविधान किसने बनाया है, तो भारत की जनता ने संविधान बनाया साथियों, भारत की जनता ने संविधान बनाया। ये जो हम भारत के लोग हैं, ये इस बात को तो दिखा रहा है कि भारत की जो संविधान का जो स्रोत है वो जनता है। लेकिन साथियों ये इस बात को भी बता रहा है, ये इस बात को भी बता रहा है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। यह इस बात को भी बता रहा है हमारा ये जो उत्तर है कि हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग जो है संविधान की जो प्रस्ताव, संविधान जो है उसका स्रोत जो है वो जनता तो है, इस बात को तो बता ही रहा है। लेकिन साथियों इस बात को भी बता रहा है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है साथियों। आप लोग जानते कि अगर मान के चलिए कि कोई आदमी घर बनवाता है, कोई घर बनवाता है, कोई मकान बनवाता है, कोई एक दुकान बनवाता है, तो उस दुकान के आगे लिखता है अपना बाकायदा नाम। लेकिन साथियों संविधान निर्माता इतने हमारे सजग थे हमारे अधिकारों के प्रति और हमारी जनता के प्रति कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संविधान किसने बनाया, तो वो जनता ने बनाया, अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान संविधान किसने बनाया, तो साथियों जनता ने संविधान को बनाया, इन्होंने ये कहा साथियों। समझ रहे हैं आप साथियों आज। और जहां आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां लोकतंत्र तो जानते हैं साथियों, सर्वोत्तम शक्ति जो होती है वो जनता में निहित होती है और जनता सर्वोपरि यहाँ पर होती है साथियों। समझ रहे होंगे साथियों आप लोग मेरी बात, ठीक है। अगली बात करते हैं राज्य की प्रकृति की। ज़्यादा हम लोग बात ना करते हुए हम लोग सीधे सीधे अपने पॉइंटों पर बात करेंगे जहाँ जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते चलेंगे।
तो राज्य की प्रकृति की यदि मैं बात करूं, यदि मैं राज्य की प्रकृति की बात करूं साथियों, तो राज्य की प्रकृति, क्या बात करें हम, राज्य की प्रकृति की यदि बात करें, राज्य की प्रकृति की यदि बात करी जाए, तो भारत राज्य की प्रकृति कहती है, कैसी है, लिखिए कि हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बनाना चाहते हैं साथियों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या बनाना चाहते हैं साथियों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह है हमारी भारत राज्य की प्रकृति। क्या है साथियों, यह है हमारी भारत राज्य की प्रकृति। तो समझिएगा, इसमें कहा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब साथियों देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम लोग संप्रभुता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संप्रभुता भी इसे बोलते हैं हम लोग, यानी कि सोवरनिटी। क्या बोलते हैं, सोवरनिटी। क्या बोलते हैं साथियों, सोवरनिटी, सोवरनिटी इसे हम बोलते हैं, या फिर संप्रभुता हम इसे बोलते हैं साथियों। अभी संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी क्या होती है साथियों, संप्रभुता का मतलब है स्वयं का प्रभु। क्या मतलब, देखिए हम लोग आपकी भाषा में बात करें तो क्या है, स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु, यानी कि स्वयं का प्रभु, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। कैसी, निर्णय लेने की क्षमता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। और ये जो निर्णय होते हैं साथियों, ये आंतरिक भी हो सकते हैं, आंतरिक, ये आंतरिक निर्णय भी हो सकते हैं प्यारे मित्रों, और ये हमारे बाह्य निर्णय भी हो सकते हैं। कैसे, ये हमारे बाह्य निर्णय भी हो सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। और निर्णय लेने की क्षमता कैसी, आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, किसी भी विषय पर आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, संप्रभुता या फिर सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो भारत के पास आंतरिक ना तो किसी ना तो भारत के पास आंतरिक भारत के पास ना तो आंतरिक दबाव है किसी का, आंतरिक निर्णय लेने की क्षमता है पूरी तरीका से, आंतरिक दबाव है कोई, आंतरिक भी दबाव नहीं है। क्या बाह्य दबाव है, बिल्कुल भी बाह्य दबाव नहीं है। इसका मतलब बाह्य निर्णय भी भारत देश ले सकता है साथियों, भारत बाह्य निर्णय भी ले सकता है। मान चलेगा अभी अमेरिका बोला, अभी अमेरिका कहे भारत से कि आप रसिया से तेल मत खरीदो, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री मान जाएंगे, अरे मान जाएंगे क्या, क्यों मानेंगे भैया, ना मानेंगे, है ना मानेंगे। हम रसिया कहने लगा तुम अमेरिका से व्यापार मत करो, क्यों मानेंगे हम, ना मानने, क्यों, क्योंकि हम संप्रभु हैं। संप्रभु का मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय हम ले सकते हैं साथियों। और जो संप्रभु होता है वो अपने आप में सर्वोच्च हो सकता है, वो आदेश दे सकता है लेकिन उसको कोई आदेश नहीं दे सकता। वह आदेश सबको दे सकता है लेकिन उसको कोई भी आदेश नहीं दे सकता। यानी कि आंतरिक एवं बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। क्या निकलेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, बाह्य एवं आंतरिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता क्या कहलाती है साथियों, संप्रभुता कहलाती है। जो संप्रभु होता है वो क्या होता है, वो अपने आप में सर्वोच्च होता है। क्या होता है, सर्वोच्च हो सकता है, वो सबको आदेश दे सकता है साथियों, लेकिन उसको कोई आदेश नहीं दे सकता। वह सबको आदेश दे सकता है लेकिन उसको कोई आदेश नहीं दे सकता साथियों। समझ में आ गई साथियों।
अगली बात करते हैं समाजवादी। तो समाजवादी साथियों एक विचारधारा है। क्या है? समाजवादी एक विचारधारा है जो 18वीं शताब्दी में आई। कब आई? 18वीं शताब्दी में आई, यानी कि 1800 ईस्वी में यह विचारधारा हमारी आई। इसको हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं उदारवाद के साथ। उदारवाद के साथ हम लोग समाजवाद को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं फीचर, उदारवाद और समाजवाद के फीचर क्या होंगे, जभी तो हम लोगों को समाजवाद जो विचारधारा है वो समझ में आएगी। साथियों बने रहिएगा, डटे रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ। चलिए, चलिए साथियों, समाजवादी या फिर उदारवादी बात करते हैं। उदारवाद की। उदारवाद, उदारवाद जो है साथियों, उदारवाद हमारी 16वीं शताब्दी की विचारधारा है, यानी कि 1600 ईस्वी की विचारधारा है। 16वीं शताब्दी या फिर 1600 ईस्वी की विचारधारा है। और इधर बात करें समाजवाद की, समाजवाद, समाजवाद या समाजवादी, ये जो है साथियों हमारी ये 18वीं शताब्दी की 1800 ईस्वी या फिर 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी की हमारी ये विचारधारा है। यानी कि जब उदारवादी विचारधारा आई तो उदारवादी विचारधारा के विरोध में ही हमारी समाजवादी विचारधारा आई। इसके विरोध में ही हमारी कैसी विचारधारा आई? तो समाजवादी विचारधारा या समाजवाद विचार आया। तो उदारवाद लोग क्या सोचते हैं? उदारवादी लोग सोचते हैं यह व्यक्तिवादी होते हैं। पहली बात तो साथियों आप लोग जानें कि ये कौन से होते हैं? ये व्यक्तिवादी होते हैं या फिर ये कैसे होते हैं? व्यक्ति को प्राथमिक मानते हैं। ये कैसे मानते हैं? व्यक्ति को प्राथमिक मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यक्ति को प्राथमिक मानते हैं, व्यक्तिवादी होते हैं, है ना। और आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्तिवादी होगा और जो व्यक्तियों की बात ज़्यादा करेगा वो कैसा होगा? वो लोगों की अधिकार स्वतंत्रता की बात करेगा। कैसी बात करेगा? ये लोगों के अधिकारों की बात करेगा। कैसी बात करेगा? ये अधिकारों की बात करेगा। और ये हमारी स्वतंत्रताओं की बात करेगा, स्वतंत्रताओं की बात करेगा। और ये जो व्यक्तिवादी होते हैं ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या फिर बाजारवादी अर्थव्यवस्था। कैसी? पूंजीवादी या फिर बाजारवादी अर्थव्यवस्था क्या करती है? समर्थन करते हैं। पूंजीवादी या फिर बाजारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है साथियों कि इसमें क्या होता है? इसमें जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन जो होता है, उत्पादन के साधनों पर किसी एक निजी व्यक्ति का क्या होता है? नियंत्रण होता है। मैं बता रहा हूँ आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक निजी व्यक्ति का क्या होता है? नियंत्रण होता है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है? यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होती है। और यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है वो लाभ के लिए किया जाता है, वो समाज के लिए नहीं किया जाता। समाज के लाभ के लिए उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि कैसे उत्पादन किया जाता है? बल्कि स्वयं के लाभ के लिए यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये बात करते हैं साथियों, ये बात करते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि ये व्यक्तिवादी होते हैं। तो ये कहते हैं कि व्यक्तियों ने समाज बनाया है, व्यक्ति ने समाज बनाया, व्यक्ति ने समाज बनाया है, व्यक्ति ने समाज बनाया है। और ये कहते हैं कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। और ये कहते हैं कि भैया ये जो बाजार है, जो मार्केट है, उसको आप खुला छोड़ दीजिए, उसको आप खुला छोड़ दीजिएगा। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और आप लोग समझिएगा, जब राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो फेयर एंड लवली बनेगी या फिर अमूल दूध बनेगा? तो भैया फेयर एंड लवली बनेगी। अरे वो तो क्या हो रहा है? प्रतिस्पर्धा है।
स्वयं के लाभ के लिए कार्य हो रहा है, स्वयं के लाभ के लिए उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर कोई समाज के लाभ के लिए तो नहीं उत्पादन हो रहा है। और अगर समाज के लिए उत्पादन के समाज के लाभ के लिए उत्पादन होता तो क्या होता? तो साथियों, यहाँ पर अमूल दूध बनता, बीको टर्मरिक ना बनती, पेरिस्टामोल बनती, कॉम्बीफ्लैम बनती। ये बात करते हैं कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। मार्केट को खुला छोड़ दीजिएगा, जिसकी मर्जी करे वो अंबानी बन जाए, जिसकी मन करे वो अडानी बन जाए, जिसका मन करे वो टाटा बन जाए। तो मार्केट को खुला छोड़ दीजिएगा, और जितनी आप लोग क्षमता से कार्य कर रहे हैं उसी क्षमता से आप क्या कीजिए, उसी क्षमता से आप अपना पैसा घर को लेकर के जाइए। जिस क्षमता से कार्य कर रहे हैं, जिस क्षमता के अनुसार कार्य कीजिए और क्षमता के अनुसार पैसे लेकर के जाइए। ये बात करते हैं। तो ऐसे ही एक दो पॉइंट इसमें देख लें। इसमें हमने देखा कि ये व्यक्तिवादी होते हैं। हमने कहा कि इसमें समाज प्राथमिक होता है, ये समाज को प्राथमिक मानते हैं, समाज को प्राथमिक मानते हैं। ये कहते हैं कि पहले समाज है, पहले क्या है, समाज है। यहाँ ये बात करते थे कि व्यक्ति उन्हें समाज बनाया है, मगर ये बात करते हैं समाज ने व्यक्ति को बनाया है। कैसे? समाज ने व्यक्ति को बनाया है। क्या किसने बनाया भैया? समाज ने व्यक्ति को बनाया है। कौन करते हैं? समाजवाद वाले लोग करते हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग होते हैं। एक बात बताओ, शाहरुख खान को शाहरुख खान किसने बनाया? सलमान खान को सलमान खान किसने बनाया भैया? आपने बनाया ना। आप कौन है? समाज के हैं ना। अरे समाज में रह रहे हैं ना, तो समाज के क्या हुए? समाज के अंश हुए ना। तो आपने सलमान खान शाहरुख खान को बनाया है, ये कहते हैं ये समाजवादी लोग। उदारवादी कहते हैं कि समाज ने व्यक्ति को बनाया है। तो उदारवादी क्या कहते हैं कि व्यक्ति ने समाज को बनाया है, और समाजवादी कह रहे हैं कि समाज ने व्यक्ति को बनाया है। साथियों ठीक है, इतनी बात क्लियर है साथियों। अगली बात मैंने आपको बताया कि ये बात करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की या फिर बाजारवादी अर्थव्यवस्था की, और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और इसमें कहा गया है कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। कैसी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का ये समर्थन करते हैं, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। और ये जो समाजवादी होते हैं, ये समाजवादी हमारे ये कहते हैं कि क्षमता के अनुसार कमाओ, क्षमता के अनुसार कमाओ, और आवश्यकता के अनुसार ले जाओ, आवश्यकता के अनुसार पाओ, आवश्यकता के अनुसार पाओ। क्योंकि इन्होंने कहा कि जब इन्होंने उदारवादियों ने कहा कि क्षमता के अनुसार कार्य कीजिए और क्षमता के अनुसार ले जाइए, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, आप जो क्षमता के अनुसार की बात कर रहे हैं, क्या एक बात बताओ, क्षमता के अनुसार कार्य करने की, कि भैया जो कार्य कर रहे, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं, वो कार्य नहीं कर सकते भाई, वो कार्य नहीं कर सकते। बुजुर्गों के लिए क्या चाहिए? पेंशन चाहिए, तो वो कार्य नहीं कर सकते। उनकी क्या है? उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं साथियों। तो कहीं ना कहीं ये जो समाजवाद विचारधारा है, ये उदारवादी विचारधारा के क्या आई? विरोध में आई। वहीं मैंने आपको बताया, इसमें दो तीन पॉइंट आपको बताए कि ये जो उदारवादी होते हैं, ये व्यक्तिवादी होते हैं, यानी व्यक्ति को प्राथमिक मानते हैं। और जो व्यक्ति को प्राथमिक मानता है वो अधिकारों की स्वतंत्रता की बात जरूर करता है। और ये कैसे समर्थन करते हैं? पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी और बाजारवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसमें क्या होता है? इसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर किसी एक निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। यहाँ पर इस प्रतिस्पर्धा होती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो किसी लाभ के लिए उत्पादन होता है, ना कि समाज के लिए उत्पादन होता है, स्वयं के लाभ के लिए उत्पादन होता है साथियों। अगला मैंने बताया कि ये बात करते हैं कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये करते हैं कि होनी चाहिए। समझ रहे हैं साथियों? ये बात करते हैं कि क्षमता के अनुसार कार्य कीजिए और क्षमता के अनुसार पा जाइए पैसा। बल्कि यह बात करते हैं, ये क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि भैया क्षमता के अनुसार कमाओ और आवश्यकता के अनुसार पाओ। क्योंकि जो लोगों की आवश्यकता है समाज में, आपको उनको भी देना होगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जब राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारी कॉम्बीफ्लैम बनेगी, पेरिस्टामोल बनेगी, है ना,
मोनोसैप बनेगी, टैक्सिम इंजेक्शन बनेगा, हमारी फेयर एंड लवली, बीको टर्मरिक, ये कम बनेंगी, ये हमारी कम बनेंगे। तो समाज के लिए जिनसे फ़ायदा होगा वहाँ पर ये काम होगा, कहाँ पर, समाजवाद में। और यहाँ पर समाज प्राथमिक होता है, तो ये कहते हैं कि समाज ने व्यक्ति को बनाया है। जब भैया सलमान खान की फिल्म तुम देखोगे ही ना, शाहरुख खान की फिल्म तुम शाहरुख खान की फिल्म देखोगे ही ना, तो शाहरुख खान बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। अरे शाहरुख खान को शाहरुख खान किसने बनाया? इतना प्रेम भाव किसने दिया? आपने दिया। तो यही तो इस बात को करते हैं समाजवादी कि समाजवाद इनके समाज ने व्यक्ति को बनाया है। तो साथियों ये दो तीन तीन पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो यानी कि समाजवादी विचारधारा का मतलब है कि समाज के लिए कार्य किया जाता है, समाज के हित में कार्य किया जाता है, समाज की आवश्यकताओं के लिए कार्य किया जाता है। साथियों समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए आगे चलें अब। समाजवादी, उसके बाद देखें हम लोग पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। चलिए साथियों देखिए, अगला हमारा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, साथियों जो पंथ निरपेक्षता होती है, इसका एक कॉमन अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। किसका अर्थ है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ है। ये जो पंथ निरपेक्षता होती है साथियों, ये भी दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है नकारात्मक पंथ निरपेक्षता, नकारात्मक पंथ निरपेक्षता। एक कौन सी होती है? एक होती है साथियों हमारी नकारात्मक, नकारात्मक पंथ निरपेक्षता, निरपेक्षता, नकारात्मक पंथ निरपेक्षता। और एक होती है साथियों हमारी सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। इन दोनों में साथियों, इन दोनों में एक बात कॉमन है। कौन सी बात कॉमन है? ये ऊपर वाली बात कॉमन है। कौन सी बात कॉमन है भैया? ऊपर वाली बात कॉमन है, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता हो या फिर नकारात्मक पंथ निरपेक्षता हो। क्योंकि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो तो दोनों में ही आ रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये जो हमारा भारत राज्य है इसका कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन साथियों नकारात्मक और सकारात्मक में अंतर है कुछ ना कुछ। नकारात्मक कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बात ठीक है आपकी भैया, बात तो कॉमन है, दोनों में सेम है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और ना ही राज्य अपने नागरिकों को धार्मिक अधिकार देगा, धार्मिक अधिकार देगा। ये लीजिए साथियों, क्या कहा नकारात्मक पंथ निरपेक्षता में, यानी कि पंथ निरपेक्षता यहाँ पर भी है, पंथ निरपेक्ष हमारे यहाँ पर भी है, तो दोनों में अर्थ एक कॉमन जरूर होगा। कौन सा? कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक में अंतर है। नकारात्मक वाला कहता है कि और ना ही राज्य अपने नागरिकों को धार्मिक अधिकार देगा, यानी कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और ना राज्य अपने उसके जो निवासी हैं, उसके राज्य में जो रहने वाले निवासी हैं उनको कोई भी धार्मिक अधिकार नहीं देगा, उनको कोई भी धार्मिक अधिकार नहीं देगा। ऐसे हमारा सकारात्मक पंथ निरपेक्षता क्या होती है? सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का मतलब सीधे सीधा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य अपने नागरिकों को
लेकिन राज्य अपने नागरिकों को धार्मिक अधिकार देगा। ये लीजिए साथियों, क्या है सकारात्मक, यहाँ पर नकारात्मक था तो इन्होंने कह दिया धार्मिक अधिकार भी नहीं देगा, यानी कि ना की बात कर रहा है, हर जगह क्या है मना कर दिया, ना तो राज्य का कोई धर्म होगा, ना ही वे राज्य अपने नागरिकों को धार्मिक अधिकार देगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने, कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बात ठीक है, पंथ निरपेक्षता का मतलब है, लेकिन राज्य अपने नागरिकों को धार्मिक अधिकार देता है। कहाँ है, सकारात्मक की बात कर रही है, सकारात्मक का मतलब ये कर वो कर, मतलब यहाँ पर अधिकार दिया गया है कहीं ना कहीं। तो साथियों राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य अपने जो उसके निवासी हैं, उसके राज्य में जो रहने वाले निवासी हैं उनको धार्मिक अधिकार देगा। साथियों जभी तो आपको अधिकार है कि आपको जो मन कर रहा है, जिस धर्म का आप आचरण प्रचार करना चाहते हैं उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, है ना, धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं साथियों आप लोग। तो जिस आपका मन कर रहा है गायत्री मंत्र पढ़िए, आपका मन कर रहा है नमाज पढ़िए, आपका मन कर रहा है आप लोग सिख धर्म जाइए, आपका मन कर रहा है मस्जिद में जाइए, आपका मन कर रहा है मंदिर में जाइए, जहां आपका जो भी मन कर रहा है, धार्मिक अधिकार आपको दिए गए। तो क्या है, भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। कौन सी पंथ निरपेक्षता भारत में? भारत में भैया सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। कैसी है? भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता मौजूद। क्या भारत में ये अधिकार नहीं है आप लोगों के पास? बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 25 देखिए, 26 देखिए, 25 और 26 दोनों देखिए। तो साथियों ये आपको अधिकार दिए गए हैं। राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत एक क्या है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। समझ रहे हैं साथियों आप मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र की यदि मैं बात करूं साथियों, लोकतंत्र की बात करूं, लोकतंत्र की बात करूं लोकतंत्र की यदि मैं बात करूं साथियों, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है लोगों का शासन, यानी कि शासन किसका मतलब होता है? क्रेसिया। क्रेसिया का मतलब होता है साथियों शासन, लोगों का शासन। अब लोगों का शासन कैसा होगा? लोगों का शासन कैसा होगा? तो लोगों की इच्छा से होगा, लोगों की इच्छा अनुसार, लोगों की इच्छा से या फिर सहमति से यहाँ पर शासन होगा। कैसा होगा साथियों? लोगों की इच्छा से या फिर सहमति से शासन होगा। यानी कि लोगों का, यानी कि जनता का शासन, लोग मतलब जनता, जनता का शासन क्या है? लोकतंत्र कहलाता है। और जनता का शासन कैसे होगा? तो हमारे लोगों की इच्छा अनुसार, लोगों की सहमति से या फिर साथियों एक समझौते से होगा। किससे होगा? एक समझौते से लोगों का क्या होगा? शासन होगा। भैया लोगों ने समझौता किया, लोगों ने सहमति जताई, लोगों की इच्छा थी इस बार कि हमने क्या कि भैया मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो लोगों ने कर दिए वोटिंग, लोगों ने दे दिया अपना वोट, किसको? बीजेपी को। तो लोगों की इच्छा थी इस बार, अरे लोगों की इच्छा थी तो भैया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो बना दिए। हो सकता है लोगों की इच्छा इस बार अगली बार बदल जाए। तो साथ ही लोगों की इच्छा से क्या होता है, यहाँ पर लोगों की इच्छा अनुसार या सहमति से होता है शासन। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? एक बात बताइए, यहाँ पर पावरफुल कौन होगा फिर? मैंने कहा कि लोग क्या बनाएंगे, लोगों की इच्छा या सहमति से क्या बनाई जाएगी? एक शासन का निर्माण किया जाएगा। शासन का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा साथियों। शासन का क्या किया जाएगा? यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। किसका? यहाँ पर शासन का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो फिर यह पावरफुल कौन हो गया? तो भैया पावरफुल कौन होगा? यानी कि जो शक्तियाँ होंगी, शक्तियाँ साथियों यहाँ किसकी ज़्यादा होंगी?
शक्तियाँ किसकी ज़्यादा होंगी? तो शक्तियाँ यहाँ पर किसकी ज़्यादा होंगी? तो लोगों की शक्ति ज़्यादा होंगी। और ये जो शासन है, शासन की शक्तियाँ कैसी होंगी? शासन की शक्तियाँ कैसी होंगी साथियों? शासन की शक्तियाँ कैसी होंगी? कम होंगी या फिर सीमित होंगी। शासन की शक्ति कैसी होंगी? सीमित होंगी साथियों। समझ में आ गई आप लोगों को? क्यों होंगी? क्योंकि लोगों द्वारा सरकार बनाई जा रही है, लोगों द्वारा शासन का निर्माण किया जाता है। और साथियों आप लोग जानते हैं कि बनने वाला पावरफुल होता है, बनाने वाला पावरफुल होता है, ना कि बनने वाला। आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि बनाने वाला पावरफुल होता है, ना कि बनने वाला। तो कुम्हार जो होता है, कुम्हार घड़ा बनाता है। अब जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा थोड़ी ना बताता है कुम्हार से कि भैया इधर को मुंह करके ना इधर को मुंह कर दे मेरा, ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि कुम्हार बनाने वाला है, कुम्हार पावरफुल है वहाँ पर। तो ऐसे ही लोकतंत्र में जनता पावरफुल है, लोग पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या बना रहे हैं? लोग सरकार बना रहे हैं, शासन का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए शासन जो है, शासन कैसा होगा? शासन की शक्तियाँ कम होंगी या फिर सीमित होंगी। लेकिन भैया सीमित होंगी किसके माध्यम से? सीमित शासन की शक्तियाँ होंगी किसके माध्यम से? तो ये होंगी संविधान के माध्यम से। किसके भैया? संविधान के माध्यम से होंगी। तो संविधान यहाँ क्या करेगा? तो संविधान यहाँ क्या करेगा साथियों? संविधान यहाँ शासन के अंगों को 3 अंगों में विभाजित कर देगा, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो मैंने बताया कि शासन की शक्तियाँ कम होंगी किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से है शासन की शक्तियों को कम किया जाएगा। संविधान क्या करेगा फिर? अब संविधान क्या करेगा? ये जो शासन है, शासन की शक्तियों को कर देगा, पृथक कर देगा, यानी शासन की शक्तियों में पृथककरण ला देगा। साथियों शासन को कुछ अंगों में विभाजित कर दिया, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका से कहेगा विधायिका तेरे काम अलग है, कार्यपालिका तेरे काम अलग है, न्यायपालिका तेरे काम अलग है। तो शासन को सीमित ऐसे किया जाता है साथियों। जब ऐसे कर देंगे तो किसी भी एक निकाय के पास हमारी क्या नहीं है? शक्ति नहीं रह पाएगी। समझ रहे आप मेरी बात? तो विधायिका से कहा कि विधायिका तेरे काम है कानून बनाना, कार्यपालिका तेरे काम है इन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है इन कानून से संबंधित कोई विवाद होता है या फिर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो उन विवाद को तेरे काम है सुलझाना। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? तो लोकतंत्र में जनता पावरफुल है, ना कि कौन? ना कि हमारा शासन। क्यों? क्योंकि शासन सीमित होता है और लोकतंत्र में बनाने वाला पावरफुल ज़्यादा होता है साथियों। और शासन सीमित होता किसके माध्यम से है? तो लोकतंत्र के माध्यम से साथियों। हमारा शासन जो होता है वो सीमित होता है। लोकतंत्रात्मक अगला आता है गणराज्य या फिर गणतंत्र। गणराज्य का मतलब होता है साथियों, गणराज्य का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है, जो राष्ट्र का जो हमारा प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख जो है उसका निर्वाचन होगा। उसका क्या होगा? उसका निर्वाचन होगा। उसका क्या होगा? उसका निर्वाचन होगा। अब ऐसा नहीं है कि भैया कि राजा के बेटा राजा, उनके बेटा राजा, उनके बेटा राजा, वंशानुक्रम नहीं चलेगा। बल्कि क्या होगा? बल्कि भैया यहाँ पर राजा कौन बनेगा? राजा वह बनेगा जिनको चुनाव में ज़्यादा वोट मिलेंगे साथियों। तो क्या होगा? यहाँ पर निर्वाचन होगा, राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचन होगा। राष्ट्र का प्रमुख कौन? तो भैया राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। और इसका क्या होगा? इसका निर्वाचन होगा। क्या होगा साथियों? निर्वाचन होगा। और ये निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और ये निर्वाचन हमारा अप्रत्यक्ष भी हो सकता है साथियों। निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और निर्वाचन हमारा अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात? चलिए बहुत बढ़िया। और हमारे भारत में कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने गए हैं वही भाग लेते हैं।
जैसा कि अभी अमेरिका में हुआ, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ साथियों। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीका से होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष तरीका से होता है, यानी कि वहाँ पर जनता स्वयं भाग लेती है साथियों। क्योंकि वहाँ पर जनता स्वयं भाग लेती है, क्योंकि साथियों इसका कारण है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कैसी है? वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है साथियों। ये रहा गणराज्य या फिर गणतंत्र। ठीक है, ये थी हमारी राज्य की प्रकृति। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या फिर संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगली बात करते हैं संविधान के उद्देश्य की। संविधान के उद्देश्यों की हम बात करते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो संविधान है इसका उद्देश्य क्या क्या है साथियों। संविधान के उद्देश्य क्या बताए गए हैं प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल में साथियों। चलिए, उद्देश्यों में पहला देता है ये न्याय। क्या देता है? न्याय देता है। और न्याय कितने प्रकार का देता है साथियों? न्याय देता है हमको 3 प्रकार का। कितने प्रकार का न्याय देता है? 3 प्रकार का। कौन सा? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा भैया? और हमारा राजनीतिक न्याय हमारा यह देता है हमको। कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और हमारा राजनीतिक न्याय। ये हमारा 3 प्रकार के न्याय हमको देता है संविधान। अगला क्या देता है हमारा भैया? हमें अगला स्वतंत्रता देता है। क्या देता है अगला? अगला हमें स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता कितनी देता है? तो स्वतंत्रता देता है हमारे के लिए 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमको संविधान देता है। जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। नंबर 5 उपासना की स्वतंत्रता। किसकी? उपासना की स्वतंत्रता। ये हमारा संविधान आपको स्वतंत्रता देता है। अगला आपको देता है 3 नंबर पे आपको देता है समता या फिर समता या फिर बाबू समानता। समानता ये कितने प्रकार की? ये आपको 2 प्रकार की देता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की देता है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और आपको अवसर की समानता देता है। कैसी? अवसर की समानता आपको देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। अगला आपको देखेंगे, अगला आपको बंधुता, बंधुता या फिर भ्रातृत्व, भ्रातृत्व आपको देता है। बंधुता या फिर भ्रातृत्व आपको देता है। कितने प्रकार का? 1 प्रकार का। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो आपको संविधान के उद्देश्य क्या है? तो संविधान आपके उद्देश्य क्या बताए गए हैं? संविधान के उद्देश्य इसमें बताए गए हैं कि संविधान आपको न्याय देता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नंबर 3 आपको समता देता है या समानता देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी 2 प्रकार की। बंधुत्व यानी भ्रातृत्व देता है आपको 1 प्रकार का। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता या फिर भ्रातृत्व, भाईचारा। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? इस पर बात हुई हमारी। अगला हमारा पॉइंट इसमें बनता है राज्य संविधान का भाग है या नहीं। चलिए साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक है आज ही समाप्त हो जाए। संविधान का भाग है या नहीं, लिखिए, मैं ही लिख दे रहा हूँ, संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहले सवाल उठा साथियों, सबसे पहले ये सवाल उठा बेरूबारी 1960 के मामले में। कौन से में? सबसे पहले ये सवाल उठा बेरूबारी मामला 1960 का। इसमें सवाल उठा कि भैया ये जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना
इसका भाग है या नहीं, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है या नहीं। तो ये सवाल उठा साथियों, ये सवाल हमारा उठा। तो जब ये सवाल उठा तो ये जो निर्णय था बेरुवारी मामला, इस बेरुवारी मामले में कह दिया गया कि प्रस्तावना, इसमें मना कर दिया गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कह दिया गया? बेरुवारी मामले में क्या कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि संविधान को प्रस्तावना का भाग निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस अपने निर्णय में नहीं माना। किस में नहीं माना? तो बेरुवारी मामले में नहीं माना साथियों, नहीं माना। लेकिन आगे चल करके 1973, आगे चल करके साथियों 1973 का आता है हमारा केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंदा भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला। इसमें क्या कह दिया गया? इसमें क्या कह दिया गया? इसमें कह दिया गया कि जो प्रस्तावना है, कि जो साथियों जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का क्या है? संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, संविधान की साथियों आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा भी कह दिया गया, संविधान का भाग भी कह दिया गया। तो संविधान, तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने किस निर्णय में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग या अंश माना? तो किसमें? केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। अगला क्वेश्चन उठता है साथियों हमारे, ये आपका पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन उठता है हमारा, संविधान के निर्वचन के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो ये जो हमने देखा कि बेरुवारी का जो मामला हुआ हमारा, कौन सा? 1960 का जो हमारा मामला हुआ, बेरुवारी का मामला जो हुआ हमारा, बेरुवारी का जो मामला हुआ 1960 का, इसमें कहा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है, लेकिन संविधान के निर्वचन के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या है? संविधान के निर्वचन के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग देखते होंगे कि यदि संविधान में कोई जटिल शब्द आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बैठती है? संवैधानिक पीठ बैठती है, और उस समय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको प्रेफरेंस लिया जाता है। कि प्रस्तावना को देखा जाता है कि संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ मूल बातें बताई गई हैं। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? तो 1960 के बेरुवारी मामले में कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है, बल्कि यह संविधान के निर्वचन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए क्या है? अति महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है साथियों? ठीक है, चलिए अगला है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह परिवर्तनीय है क्या साथियों? यह परिवर्तनीय है क्या? देखिए साथियों, ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये एक आइडियल स्टेट की बात करती है। ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये एक आइडियल स्टेट की बात करती है, एक आदर्श राज्य की बात करती है, एक कल्याणकारी राज्य की बात करती है साथियों। और ये जो आदर्श राज्य की स्थापना है ये कहीं ना कहीं ये होना संभव नहीं है, ये व्यवहार रूप में संभव होना सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि ये कल्पना में है कि हमारा राज्य ऐसा ऐसा होना चाहिए। और ये सब कुछ देना साथियों कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर वर्णन बन सकता है। राज्य आपको जब दे सकता है जब राज्य की अपनी सामर्थ्यता होगी, अपनी सामर्थ्यता होगी, जब तो राज्य इसमें लिखी हुई बातों को आपको निकाल करके देगा। तो ये क्या है? एक आदर्श राज्य की स्थापना करती है, एक आइडियल स्टेट की बात करती है, इसलिए इसे क्या नहीं माना? इसलिए इसे परिवर्तनीय नहीं माना। ये भी 1960 के बेरुवारी मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात करती है, इसलिए इसे हम परिवर्तनीय नहीं मानते। राज्य की जब इच्छा होगी तब इसमें जो लिखी हुई बातें हैं तब आपको निकाल करके दे देगा। जैसे कि हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उनमें जो बातें लिखी गई हैं, राज्य की जब आर्थिक सामर्थ्यता बन जाती है तब उस समय आपको निकाल करके दे देता है। जैसे आर्टिकल नंबर 40 में आप ग्राम पंचायतें थी, जब राज्य की सामर्थ्यता बन गई तब क्या किया राज्य ने? आपको
ग्राम पंचायतें दे दी गई 1992 में। ठीक है साथियों, तो ये क्या है, ये प्रवर्तनीय नहीं है बल्कि ये आदर्श राज्य की स्थापना की बात करती है। अगला है संशोधनीय है क्या? संशोधनीय है क्या? संशोधनीय साथियों है क्या ये? तो संशोधनीय की बात करें तो साथियों बेरोजगारी के मामले में मना कर दिया गया कि ये जो प्रस्तावना है संशोधनीय नहीं है। लेकिन साथियों 1973 का जो केशवानंद भारती मामला आया, 1973 का जो केशवानंद भारती मामला आया, इसमें कह दिया गया कि जो प्रस्तावना है वह संशोधनीय है। क्या है? वह संशोधनीय है, यानी कि पिछले वाले निर्णय को यहाँ पर पलट दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो क्या कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संशोधनीय है। कब कहा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में कहा संशोधनीय है, और संसद इसमें उसी प्रकार से संशोधन कर सकती है, और कहा कि संसद इसमें उसी प्रकार से संशोधन कर सकती है जिस प्रकार से कि अन्य भागों में संशोधन कर सकती है। ठीक है साथियों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला एक और सवाल हमारा उठता है। तो साथियों मैंने आपको बताया कि ये सवाल को अभी देखेंगे हम लोग, एक सेकंड रुकिएगा। जैसे ही कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संशोधनीय है, संशोधनीय है, कब कहा? 1973 के मामले में। वैसे ही दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए साथियों। कौन से 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से? कौन कौन से? तो साथियों पहला जोड़ा समाजवादी। कौन सा जोड़ा? समाजवादी। समाजवाद, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समझ रहे, समाजवाद। दूसरा जोड़ा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तीसरा हमारा जोड़ा गया अखंडता, अखंडता। तो ये 3 शब्द हमारे जोड़े गए कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधनीय माना, कब माना? 1973 के मामले में। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में साथियों। समझ रहे हैं आप साथियों? समझ रहे हैं आप? चलिए अगला, हमारा अगला प्रश्न था 7वां कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह विधायिका या कार्यपालिका को कोई शक्ति प्रदान करती है क्या? कोई शक्ति प्रदान करती है क्या? विधायिका या फिर कार्यपालिका, यानी संसद को या फिर राज्य सरकारों को कोई शक्ति प्रदान करती है क्या प्रस्तावना? मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं भैया, कोई भी शक्ति प्रस्तावना ना तो कोई शक्ति प्रदान करती है ना ही इनकी शक्ति को छीनती है, क्योंकि प्रस्तावना तो हमारी एक आइडियल स्टेट की बात करती है, एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात करती है साथियों। तो प्रस्तावना ना तो विधायिका को कोई शक्ति प्रदान करती है या कार्यपालिका को शक्ति प्रदान करती है, ना ही हमारी विधायिका या कार्यपालिका की शक्ति जो इनसे छीनती है। समझ रहे साथियों, ये हमारे प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या रहे, हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या मुद्दे रहे। एक केस और आता है साथियों, इसमें एक और केस आता है, एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1993 का मामला था, ये 1993-94 का मामला था। एसआर बॉम्बे बनाम, एसआर बॉम्बे लिखेगा, एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन या लिख लीजिएगा भारत संघ, भारत संघ या फिर यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें कहा गया, ये था केस साथियों 1994 का था, लेकिन कभी कभी आपको 93 भी दे रखा होता है, 1993 या 94 आपको जो भी दे रखा हो आप लगा दीजिएगा। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना, देखिए पहले ही कह दिया गया है 1973 में कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है,
लेकिन इसमें कहा जा रहा है एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में इसमें कहा गया कि भैया ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है, यह संविधान का क्या है, ये अति महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? अति महत्वपूर्ण भाग है। और इसमें संविधान का कुछ मूल ढांचा है। क्या है? इसमें कुछ संविधान का कुछ मूल ढांचा है। क्या है इसमें? ये क्या है? अति महत्वपूर्ण भाग है। अति महत्वपूर्ण भाग है। दूसरी बात इसमें कहा कि संविधान का इसमें क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। क्या कहा? संविधान का मूल ढांचा इसमें है। किसमें कहा गया? एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में 1994 के मामले में कहा गया साथियों। तो ये तो हमारी क्लास थी साथियों किस पर? प्रस्तावना पर। तो साथियों आज के लिए विदा चाहता हूँ। बने रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।